और आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर। सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरे रहा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है। चर्चा पाली में बने ओम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव की भी है। राहुल गांधी के साथ तेजस्वी यादव की ये तस्वीर खूब सियासी सुर्खियां बटोर रही है। लोग इस तस्वीर पर खूब चुटकियां ले रहे हैं। आपको बता दें कि ये दिलचस्प तस्वीर बिहार के सासाराम की है, जहां कांग्रेस की न्याय यात्रा पहुंची तो उसका स्वागत करने और उसमें शामिल होने बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पहुंचे। एक नेता ने राहुल के हवाले से पूछ लिया, तेजस्वी गाड़ी चलाएंगे? तो तेजस्वी ने हामी भरी। फिर वो राहुल से मिले, बताया कि तेजस्वी ड्राइविंग सीट पर बैठने के लिए तैयार हैं। फिर राहुल और तेजस्वी मिले, एक दूसरे का अभिवादन किया। राहुल यात्रा पर निकलने को तैयार बैठे थे, सो राहुल ने तेजस्वी को ड्राइवर की सीट की तरफ बैठने का इशारा किया। तेजस्वी ने स्टीयरिंग संभाल ली और राहुल उनकी बगल वाली सीट पर बैठ गए। गाड़ी चल पड़ी, नारे लगने लगे, लेकिन वीडियो सोशल मीडिया पर आया तो सुर्खियां बटोरने लगा। गाड़ी चलाएंगे, गाड़ी चलाने ओके 5 मिनट टू ड्राइव। यूपी के औरैया में एक शराबी की करतूत चर्चा में है, जहां बीच सड़क पर एक शराबी नशे में धुत पड़ा मिला। हैरानी की बात ये थी कि उसकी बाहों में एक मासूम बच्चा भी था, जिसे उसने कसकर थाम रखा था। बच्चा डरा और सहमा हुआ था। उसे देखने के लिए लोगों की भीड़ जमा हो गई, लेकिन बच्चे को शराबी पिता से आजाद कराने की हिम्मत किसी ने नहीं जुटाई। पुलिस को इसकी खबर लगी तो उसने दोनों को अस्पताल पहुंचाया और उसके बाद उसके बताए पते पर उसके घर छोड़ा। युवक ने पुलिस को बताया कि उसका नाम मनोज है और वो बच्चा उसका बेटा है। पत्नी के मायके जाने से नाराज होकर उसने शराब पी ली थी। दिल्ली के सुभाष नगर मेट्रो स्टेशन के नीचे हुए एक हादसे की खूब चर्चा हो रही है। लोग हैरान हैं कि यह हादसा हुआ कैसे। दरअसल यहाँ एक लोहे का भारी भरकम पाइप अचानक नीचे गिरा। उस दौरान सड़क पर जा रही एक कार और स्कूटी उसकी चपेट में आ गई। बताया जा रहा है कि स्कूटी सवार को काफी चोटें भी आई हैं। पाइप को देखकर हालात का अंदाजा लगाया जा सकता है। ये इतना भारी था कि इसे हटाने में कई लोगों को मशक्कत करनी पड़ी। झांसी में व्यस्त सड़क पर तस्वीरें खिंचवाने और वीडियो बनाने का ये शौक इन युवाओं पर भारी पड़ने वाला है। ये जिस तरह से व्यस्त सड़क पर गाड़ी के दरवाजों को खोलकर और गाड़ी की छत पर खड़े होकर तस्वीरें खिंचवा रहे हैं, किसी ने इनका वीडियो बनाकर वायरल कर दिया है और अब पुलिस इनकी तलाश कर रही है और जल्द इन पर कार्रवाई की बात भी कह रही है। राजस्थान के पाली में बने ओम के आकार वाले मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव चल रहा है। इस बीच वहां की ये तस्वीरें सबका ध्यान खींच रही हैं, जिसमें विदेशी श्रद्धालु हवन करते नजर आ रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि इन्हें देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा कि ये सनातन संस्कृति से वाकिफ नहीं है। सबने न सिर्फ पारंपरिक कपड़े पहने हैं, बल्कि महिलाओं ने सिर पर चुन्नी भी रखी है, जिसे पूजा के समय अनिवार्य माना जाता है। जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर एक हैरत अंगेज साइबर ठगी से जुड़ी है। साइबर क्रिमिनल ठगी के रोज नए तरीके इजाद कर रहे हैं। जरूरी नहीं कि वो आपको कोई लिंक भेजे या ओटीपी शेयर करने के लिए कहें। हो सकता है कि वो पुलिस अधिकारी बनकर आपको फोन करे। मुमकिन है कि आप डर जाएं और उनके जाल में फंस जाएं। ऐसा ही कुछ हुआ गुरुग्राम के एक शख्स के साथ, जिसे क्राइम ब्रांच के पुलिस अफसर बनकर ठगों ने फंसाया। यहां तक कि उसे एक दिन हाउस अरेस्ट में रखा और फिर वो 56 लाख से ज्यादा की रकम उड़ा ले गए। ये वारदात आपके साथ ना हो, इसलिए सावधानी जरूरी है और सावधानी वाला हॉर्न बजाना बेहद जरूरी है। मोबाइल पर एक कॉल आती है, एक जबरदस्त ऑफर दिया जाता है, बातों के जाल में फंसाया जाता है और जैसे ही भेजे गए लिंक पर आप क्लिक करते हैं या ओटीपी बताते हैं, आपके खाते से पैसे गायब हो जाते हैं। साइबर ठगी का ये वो तरीका है जिसके जरिए क्रिमिनल लोगों को ऑनलाइन निशाना बना रहे हैं। लेकिन ये मत सोचिए कि साइबर ठग हर बार एक ही तरीका अपनाएंगे। हो सकता है कि वो पुलिस अधिकारी बनकर आपसे बात करें,
और आपको इस हद तक डरा दें कि आप उनके जाल में फंस जाएं। गुरुग्राम के एक शख्स के साथ ऐसा ही हुआ जब ठगों ने मुंबई क्राइम ब्रांच का अधिकारी बनकर फोन किया, अंडरवर्ल्ड से जुड़े होने के नाम पर डराया, यहाँ तक कि वर्चुअल जेल में डाल दिया और 56 लाख रुपए उड़ा लिए। ठगी का ये तरीका हैरान करने वाला है, जिससे सावधान रहना जरूरी है, हॉर्न बजाना जरूरी है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि इस हैरान कर देने वाली साइबर ठगी को कैसे अंजाम दिया गया। 11 फरवरी को देवराज को एक कॉल मुंबई से आई। कॉलर ने बताया कि एक कंसाइनमेंट कस्टम डिपार्टमेंट ने पकड़ा है जो ताइवान से भारत आया है। बताया गया है कि कंसाइनमेंट में पासपोर्ट, क्रेडिट कार्ड, नारकोटिक्स और लैपटॉप जैसी चीजें मौजूद हैं। इसके बाद कॉलर ने देवराज को मुंबई क्राइम ब्रांच के अधिकारियों से बात करने के लिए कहा। साइबर ठगों ने क्राइम ब्रांच का अधिकारी बनकर देवराज से बात की और उसे बुरी तरह डरा दिया। ये सब इतनी तेजी से और सफाई के साथ किया जा रहा था कि देवराज कुछ सोच समझ नहीं पाया। तुरंत ही एक साइबर ठग ने एएसआई बनकर स्काइपी के जरिए संपर्क किया, आधार कार्ड की जानकारी और फोटो मांगी और डराया कि अंडरवर्ल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उसके शामिल होने की जांच होगी। लगे हाथ एक नोटिस भेजा गया जिसमें बताया गया कि मामले को सीबीआई फाइनेंस डिपार्टमेंट ने रजिस्टर कर लिया है। कहने की जरूरत नहीं कि इतना सब होने के बाद देवराज के हाथ पांव फूल गए। साइबर ठगों ने बड़े ही शातिराना तरीके से उसे जाल में फंसा लिया था, लेकिन ये तो अभी शुरुआत थी। जिस दिन कॉल की गई थी उस दिन रविवार था। साइबर क्रिमिनल्स ने पीड़ित को बताया कि सीबीआई ऑफिस सोमवार को खुलेगा, तब तक यानी रविवार के लिए देवराज को हाउस अरेस्ट में रखा गया। मतलब ये कि उसे घर से कहीं जाने या किसी को कॉल करने से मना कर दिया गया और उस पर वीडियो कॉल के जरिए निगरानी रखी गई। सोमवार को एक ठग ने डीसीपी बनकर फोन किया और देवराज से एफडी समेत सभी इन्वेस्टमेंट को एक बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए कहा गया। डरे हुए देवराज ने 56,70,000 रुपए बताए गए खाते में जमा कर दिए। 14 फरवरी 2024 को यह कंप्लेंट हमें साइबर ईस्ट थाने में प्राप्त हुई थी और उसी दिन 43 नंबर एफआईआर पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई और इस पर नियमानुसार कार्रवाई जारी है। क्योंकि उससे कहा गया कि ये सभी ट्रांजैक्शंस एक आतंकी संगठन से जुड़े हैं, जिसकी जांच होगी और अगर कोई सबूत नहीं मिला तो पूरी रकम वापस कर दी जाएगी। लेकिन ये तो ठगों की चाल थी जिसमें देवराज फंस चुका था। उसकी पूरी कमाई चुटकियों में हवा हो गई। जब एहसास हुआ कि उसके साथ ठगी हुई है तो उसने साइबर पुलिस थाने में मामला दर्ज कराया। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है, लेकिन अगर सावधानी नहीं है तो कोई भी ऐसी ठगी का शिकार हो सकता है। इस बात को गांठ लीजिए कि कानून में साइबर अरेस्ट जैसी कोई चीज नहीं है। अगर कोई आपके साथ स्काइपी या दूसरे प्लेटफॉर्म से बात करके पुलिस कार्रवाई करता है तो ये शर्तिया फ्रॉड है। कोई भी पुलिस अधिकारी बनकर कॉल करे तो सबसे पहले पुलिस से संपर्क कीजिए। वीडियो कॉल के माध्यम से जो पीड़ित होते हैं, विक्टिम होते हैं, जिनके साथ ठगी होती है, उनको इतना डराया धमकाया जाता है कि आप अपना वीडियो कॉल ऑन रखें और अलग अलग जगह से कॉल एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करी जाती है कि अभी आपको पुलिस ऑफिशियल से बात कराई जा रही है, अभी लॉयर से बात कराई जा रही है, वीडियो कॉल आप ऑन रखें। तो इसी को एक जनरल बोलचाल की भाषा में अपन डिजिटल अरेस्ट बोल देते हैं। हालांकि इसका कोई लीगल सैंक्टिटी तो है नहीं, पर इसी को ही डिजिटल अरेस्ट के नाम से जाना जाता है। और इस संबंध में मैं आपके सभी व्यूअर्स को ये भी अवगत कराना चाहूंगा कि गुरुग्राम साइबर पुलिस ज्यादा से ज्यादा लोगों को नए नए तरीके साइबर फ्रॉड के बारे में जागरूक करने के लिए कटिबद्ध है। किसी भी हालत में अनजान शख्स से बैंकिंग या दूसरी व्यक्तिगत जानकारी शेयर न करें। साइबर क्रिमिनल्स से सतर्क रहें, करीबियों को भी सावधान करें, हॉर्न बजाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। साइबर क्रिमिनल की नजर हर वक्त आप पर है। अगर आप सावधान नहीं हैं तो आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। साइबर ठगी के तरीकों को विस्तार से बता रहे हैं एक्सपर्ट अनुज अग्रवाल। पुलिस वाले की वर्दी पहनकर और थाने का डर दिखाकर लोगों से पैसे ऐंठने का नायाब तरीका काफी कामयाब हो रहा है, जिसमें लोगों को डिजिटल अरेस्ट के माध्यम से पूरी तरह से वीडियो कैमरे के सामने फ्रीज रखा जाता है। अक्सर उनको यह बताया जाता है कि उनके किसी पार्सल में ड्रग्स है या उनका मामला मनी लॉन्ड्रिंग की इंक्वायरी में चल रहा है और फिर उनको पुलिस से कनेक्ट कर दिया जाता है। पुलिस की वर्दी पहने हुए, पुलिस के गेटअप में थाने जैसे दिखने वाले
ऐसे लोगों को डिजिटली अरेस्ट कर लिया जाता है। यहाँ पर याद रखने की ये बात है कि कभी भी पुलिस किसी भी व्यक्ति से मनी ट्रांसफर किसी भी अकाउंट में करने के लिए नहीं कह सकती है। अगर कभी ऐसी कोई बात होती है तो ये सिर्फ और सिर्फ कोर्ट के और लिखित आदेश के माध्यम से ही किया जा सकता है। पैसे ट्रांसफर करने से पहले अच्छी तरह से ये ठोक बजा लें कि सामने वाला व्यक्ति जो अपने आप को पुलिस का अधिकारी बता रहा है या किसी पुलिस या नोटिस का हवाला दे रहा है, क्या उसकी बात में 1% भी सत्यता है। और जब भी पैसा ट्रांसफर की बात आए, निश्चित रूप से अपने कानूनी सलाहकार से पहले सलाह कर लें। जल्दीबाजी में कभी भी पैसे ट्रांसफर ना करें। फेडेक्स का पार्सल आपका वापस होना या उसमें ड्रग्स का पकड़ा जाना, ऐसे किसी भी मैसेज को सुनते ही सावधान हो जाएं। ये अक्सर नकली होते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने किसी भी तरह के हड़ताल पर 6 महीने तक पाबंदी लगाई है। ये सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश से जुड़ी कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। हरियाणा को पीएम मोदी ने एम्स की सौगात दी। पीएम मोदी ने रेवाड़ी में इसकी आधारशिला रखी। इसके अलावा उन्होंने यहां कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। रेवाड़ी में बनने जा रहा यह अस्पताल देश का 22वां एम्स होगा। यह अस्पताल 210 करोड़ की लागत से तैयार होगा। इसमें 720 बेड होंगे, 100 सीटों वाला एक मेडिकल कॉलेज, 60 सीटों वाला एक नर्सिंग कॉलेज, 30 बिस्तरों वाला एक आयुष ब्लॉक, कर्मचारियों के लिए आवास, छात्रावास, रैन बसेरा और गेस्ट हाउस भी होगा। प्रधानमंत्री ने राजस्थान में 17,000 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े पीएम मोदी ने यहां सड़क, सौर ऊर्जा, विद्युत ट्रांसमिशन, पेयजल, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से जुड़ी परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इस मौके पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल भी मौजूद रहे। किसान आंदोलन के बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने पूरे राज्य में 6 महीने के लिए किसी भी तरह की हड़ताल पर पाबंदी लगा दी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने नोटिफिकेशन जारी करके कहा है कि एस्मा एक्ट लगने के बाद भी अगर कोई हड़ताल या प्रदर्शन करते पाया जाता है तो हड़ताल करने वालों को एक्ट उल्लंघन के आरोप में बिना वारंट के गिरफ्तार किया जाएगा। मुंबई के अटल सेतु पर आवाजाही बढ़ गई है। ऐसे में ट्रैफिक कंट्रोल के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। ट्रैफिक व्यवस्था की निगरानी के लिए इस पूरे समुद्री मार्ग पर तकरीबन 400 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिनमें से 190 एआई बेस्ड वीडियो कैमरा, 6 कॉलिंग बॉक्स कैमरा और 12 सेक्शन स्पीड कैमरे लगाए गए हैं। अंडर ब्रिज कैमरे भी है, जो कि नीचे जो मरीन नेविगेशन है उस मरीन नेविगेशन पे भी ध्यान रखता है। स्पीड गन्स लगे हुए हैं। इसमें 190 के ऊपर थर्मल कैमरे हैं। अयोध्या में अब सुग्रीव किला से राम मंदिर जाने के लिए ई रिक्शा की सुविधा होगी। इसके लिए यूनियन बैंक ने राम जन्मभूमि ट्रस्ट को फिलहाल 5 ई रिक्शा सौंपा है। बाद में इसकी संख्या बढ़ाई जा सकती है। आगरा में कल यानी 17 फरवरी से शुरू होने जा रहे ताज महोत्सव में इस बार पहली बार यमुना महाआरती का आयोजन होगा। इस बार ताज महोत्सव को विकसित भारत के संग ताज महोत्सव के रंग टैगलाइन दी गई है। इसका उद्घाटन 18 फरवरी को होगा। 17 फरवरी से आर्ट एवं क्राफ्ट मेला की शुरुआत होगी। 27 फरवरी तक चलने वाले इस महोत्सव में हर रोज सुबह 5:30 बजे यमुना महाआरती का आयोजन होगा। खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। राहुल गांधी जब बिहार से गुजरे तो उन्हें तेजस्वी यादव का साथ मिला। इतना ही नहीं, तेजस्वी ड्राइविंग सीट पर बैठे राहुल को साथ लेकर गाड़ी चलाई। राहुल के लिए ये राहत की बात है। उत्तर भारत में कम से कम एक सहयोगी तो मजबूती के साथ खड़ा है। लेकिन इसी बीच एक और चर्चा गर्म हो गई। नीतीश और लालू मिले तो दोनों मुस्कुराए और बाद में लालू ने कह दिया कि नीतीश के लिए दरवाजा खुला हुआ है। ये कहानी क्या है कोई नहीं जानता, पर इस गजब की राजनीति के साथ राहुल यूपी जा चुके हैं। देखिए अब वहां अखिलेश यादव क्या रिस्पांस देते हैं। कह रहे हैं कि तेजस्वी गाड़ी चलाएंगे, गाड़ी चलाने ओके 5 मिनट टू ड्राइव 10 मिनट। हाँ। देखिए तो एक खूबसूरत तस्वीर है, समझिए तो सियासी संदेश। तेजस्वी सारथी बने हैं, राहुल बगलगीर हैं। कांग्रेस को पिछले कुछ दिनों में जैसे झटके लगे हैं, उसके बाद तेजस्वी का साथ आना राहत की बात है। ये पहली बार है जब राहुल की न्याय यात्रा में कोई सहयोगी दल जुड़ा। बिहार के चुनावी कुरुक्षेत्र में दोनों ने मिलकर जीत का दावा किया।
और बीजेपी के नेताओं को चेहरा देखो, नरेंद्र मोदी को देखो, अमित शाह को देखो, राजनाथ सिंह को देखो तो चेहरा ऐसे होता है। ये खुशी नहीं होते, नफरत फैलाते हैं। प्रधानमंत्री जी से 2 मिनट वक्त चाहते हैं कि अपना दुखड़ा जो है वो अपने देश के प्रधानमंत्री के सामने रखें, लेकिन प्रधानमंत्री जी के पास समय नहीं है। वो प्रियंका चोपड़ा से जरूर मिलेंगे, लेकिन हमारे किसान भाइयों से नहीं मिलेंगे। नीतीश के जाने के बाद बिहार में इंडिया गठबंधन का दारोमदार आरजेडी पर है। शायद इसीलिए ड्राइविंग सीट पर तेजस्वी हैं। लेकिन क्या नीतीश और बीजेपी के वोट समीकरण का जवाब आरजेडी के पास है? क्या अकेले दम तेजस्वी बिहार का दंगल जीत पाएंगे? जब जब चुनाव आता है सिर्फ नौटंकी करने के लिए किसान के हितैषी बन जाएंगे, कभी मजदूर के हितैषी बन जाएंगे। देश को 75 साल में किसने कमजोर किया? जनता की गाढ़ी कमाई लूटने वाले लोग क्या गरीबों के हितैषी हो सकते हैं? क्या किसानों के हितैषी हो सकते हैं? कभी ये हितैषी नहीं हो सकते। ये नौटंकीबाज लोग हैं। कुछ दिन पहले तक बिहार में इंडिया गठबंधन बम था। नीतीश के जाने से मोर्चा कमजोर पड़ गया है। ये बात तो लालू भी समझते हैं कि नीतीश के बिना चुनावी बैतरणी पार करना मुश्किल है। तभी तो बयानों पर लगाम है और नीतीश को देखकर होठों पर मुस्कान है। कल बड़ा नीतीश से प्रेम से मिले आप? हाँ सर, कल मुलाकात। अब वो उतर रहे थे, हम चढ़ रहे थे। कुछ बात भी उनको नहीं, हम शुभकामना उनको भी दे दिए, बधाई। फिर मौका देंगे आएंगे तो? अब आएंगे तब देखेंगे। मौका दे सकते। दरवाजा खुला हुआ है नीतीश जी के लिए, क्या खुला ही रहता है दरवाजा में? क्या ये मुलाकात क्या हुई? बात चल पड़ी कि लोकसभा में न सही पर विधानसभा चुनाव तक नीतीश वापस आरजेडी के पास आ सकते हैं। कयास लगाए जा रहे हैं, इसीलिए तेजस्वी चाचा के जिक्र पर नरमी बरत रहे हैं। आप लोग तो सब लोग अच्छे से जानते हैं हमारे मुख्यमंत्री जी कैसे, और हम लोगों ने एक थके हुए मुख्यमंत्री को थके ही हुए 2024 में बीजेपी को, मोदी जी को सत्ता से बेदखल करने का काम करेंगे। बिहार का सफर खत्म हुआ और राहुल यूपी पहुंचे। उम्मीद की जा रही है कि विपक्ष यहां भी एकजुट होकर वोटर्स को मैसेज देगा, यानी अखिलेश यादव यात्रा में शामिल हो सकते हैं। ये अलग बात है कि सीटों को लेकर दोनों पार्टियों के बीच तनातनी मौजूद है। हाँ, लेकिन जयंत चौधरी के जाने के बाद आसार है कि अखिलेश कुछ नरमी दिखाएंगे। वैसे राहुल की एंट्री के साथ यूपी में बीजेपी हमलावर हो चुकी है। तो क्या फर्क पड़ेगा? कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से डिरेल्ड है, उनके पास कोई नीति और एजेंडा नहीं है। शामिल होंगे सर? कोई नीति और एजेंडा विपक्ष के पास नहीं है। कांग्रेस की मुश्किल ये है कि जिस विपक्षी मोर्चे को मुश्किल से खड़ा किया गया था वो लगभग बिखर चुका है। उत्तर भारत में आरजेडी को छोड़कर कोई पार्टी ताल ठोक कर साथ नहीं है। यहाँ तक कि फारूक अब्दुल्ला भी किनारा करने का संकेत दे चुके हैं। देखिए, जहाँ तक सीट शेयरिंग का सवाल है, मैं एक चीज आपको क्लियर करना चाहता हूँ। नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने बलबूते पर लड़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। पार्टियां कांग्रेस का साथ छोड़ रही हैं, पुराने नेता साथ छोड़ रहे हैं। किस दम से कांग्रेस हुंकार भरेगी, ये बड़ा सवाल है। उधर प्रधानमंत्री 400 पार का ऐलान कर रहे हैं, कांग्रेस की मौजूदा स्थिति पर प्रहार कर रहे हैं। जब कोई पार्टी परिवारवाद के, वंशवाद के घोर कुचक्र में फंस जाती है तो उसके साथ ऐसा ही होता है। आज हर कोई कांग्रेस का साथ छोड़ रहा है, सिर्फ एक परिवार ही वहां दिखता है। ऐसी राजनीति युवा भारत को बिल्कुल प्रेरित नहीं करती। लोकसभा चुनाव करीब है, सभी पार्टियों की रणनीति फाइनल स्टेज पर है। कांग्रेस में ना तो अंदर खाने मजबूती दिखती है और ना ही बाहर साथियों से तालमेल नजर आता है। बस न्याय यात्रा से उम्मीद है, देखें क्या गोल खिलाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और न्यूज पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी, आपकी जेब से होता है। इसलिए तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार।
हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार को शेयर बाजार में तेजी देखी गई। सेंसेक्स 376 अंक चढ़कर 72,427 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी 130 अंकों की उछाल रही। निफ्टी 22,041 पर बंद हुआ। इस दौरान लगभग सभी सेक्टरों के शेयरों में तेजी रही। दिल्ली सराफा बाजार में सोना चांदी महंगा हुआ है। सोने का दाम 180 रुपए बढ़ गया। इसके साथ ही अब दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत 62,450 रुपए हो गई। वहीं चांदी के दाम में 900 रुपए की तेजी रही और दिल्ली में अब 1 किलो चांदी की कीमत 75,500 रुपए हो गई। आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक पर रोक की डेडलाइन को 15 मार्च 2024 तक के लिए बढ़ा दिया है, लेकिन इंडियन हाईवे मैनेजमेंट कंपनी ने अपने रजिस्टर्ड बैंकों की लिस्ट से अब पेटीएम पेमेंट बैंक को हटा दिया है। यानी कि अब पेटीएम फास्टैग यूजर्स को 15 मार्च के बाद नया फास्टैग लेना होगा। इसके साथ ही इंडियन हाईवे मैनेजमेंट कंपनी ने फास्टैग के लिए 32 बैंकों की लिस्ट भी जारी की है। संकट में घिरी गो फर्स्ट एयरलाइन को खरीदने के लिए स्पाइसजेट ने बोली लगाई है। स्पाइसजेट के एमडी और चेयरमैन अजय सिंह ने कहा कि अगर डील हो जाती है तो स्पाइसजेट नई एयरलाइन के ऑपरेशन में मदद करेगी। साथ ही कंपनी ने बताया कि इस डील से दोनों कैरियर्स को फायदा होगा। बता दें कि गो फर्स्ट पर अपने लैंडर्स का 6,521 करोड़ रुपए बकाया है और पिछले साल 3 मई से ही गो फर्स्ट की उड़ानें बंद है। और अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। प्रयागराज में माघ मेला देखने इस बार अलग अलग राज्यों की पुलिस भी पहुंची है। दरअसल ये पुलिस टीमें यूपी पुलिस का मैनेजमेंट देखने पहुंची है कि यूपी पुलिस कैसे इतने बड़े और लंबे आयोजन को हर साल सफलतापूर्वक पूरा करती है। प्रयागराज का माघ मेला, जहां उमड़ता है श्रद्धालुओं का सैलाब, जहां गंगा में हर दिन हजारों श्रद्धालु लगाते हैं आस्था की डुबकी, जहां दृश्य विहंगम होता है। जिधर देखिए बस चेहरे ही चेहरे हैं। दूर दूर से आए, देश के कोने कोने से आए, यहाँ तक कि विदेशों से भी लोग अनोखे मेले में शामिल होने पहुंचते हैं। संगम के तट पर नजारा ऐसा कि आंखें थम कर रह जाए और वक्त का पता न चले। आस्था के इस जनसैलाब को यूपी पुलिस अब तक बड़े अच्छे से संभालती आई है। यूपी पुलिस की इसी काबिलियत को देखने, समझने और उनसे अनुभव लेने दूसरे राज्यों की पुलिस इस बार माघ मेले में पहुंची है। वो आस्था का सैलाब इस बार भी उमड़ा है। संगम नगरी प्रयागराज में भीड़ ऐसी कि इस बार के माघ मेले को अगले साल लगने जा रहे महाकुंभ का ट्रेलर माना जा रहा है। ऐसे में प्रशासन के लिए सुरक्षा व्यवस्था बड़ी चुनौती है, लेकिन यूपी पुलिस इसे हर साल बड़ी आसानी से पार कर जाती है। इस साल भी इंतजाम पुख्ता है। यूपी पुलिस की इसी काबिलियत को समझने और सीखने के लिए देश के अलग अलग राज्यों से पुलिस की टीम आई है। कोई राजस्थान से है, तो कोई मध्य प्रदेश से, तो कोई झारखंड से। सब यहाँ की चाक चौबंद व्यवस्था की तारीफ कर रहे हैं। ये जो माघ मेला लगा है उसमें एक्सपोजर ड्यूटी में झारखंड से साथी और मैं मध्य प्रदेश से आया हूँ, और भी राज्यों से, हरियाणा एवं बिहार से भी लोग आए हैं, राजस्थान से भी आए हैं। ये जो इतना विशाल मेला लगता है मेरे ख्याल से और देश में कहीं भी नहीं लगता है। तो इस मेले में कैसे क्राउड मैनेजमेंट, कैसे व्यवस्थाएं जो भी लगाई जाती हैं उनके बारे में हम लोगों ने सीखा। क्राउड मैनेजमेंट का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पे देखने को मिला और ऐसा जो माहौल देखने को मिल रहा है, जो पुलिस का जो हेल्पफुल बिहेवियर यहाँ पर देखने को मिल रहा है, मेरे ख्याल से ये एक्सपीरियंस मिलना हमको और कहीं संभव नहीं है। इस साल माघ मेले में मकर संक्रांति, पौष पूर्णिमा, मौनी अमावस्या और वसंत पंचमी पर श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। 5वां स्नान माघ पूर्णिमा के दिन 24 फरवरी को होगा और 8 मार्च को महाशिवरात्रि पर माघ मेले का आखिरी स्नान किया जाएगा। योगी सरकार ने लगभग 55 दिनों तक चलने वाले इस माघ मेले के लिए मुकम्मल तैयारी की है। सुरक्षा व्यवस्था के लिए पहली बार एआई का इस्तेमाल हो रहा है। प्रयागराज से आनंद राज, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी एक ऐसी मानसिक स्थिति की जो कि मेंटल डिसऑर्डर भी है, तो करियर में आगे बढ़ने की क्वालिटी भी। इसे मेडिकल साइंस में नार्सिज्म नाम दिया गया है। नार्सिज्म का अर्थ खुद को दूसरों के मुकाबले बेहतर समझने का भाव और अहंकार है। नार्सिज्म को हिंदी में आत्मरति या फिर आत्ममुग्धता भी कहते हैं। कहा जाता है कि नार्सिज्म और नार्सिस्ट जैसे शब्दों का चलन ग्रीक देवता नार्सिस से शुरू हुआ। ग्रीक माइथोलॉजी के मुताबिक नार्सिसस नदी के देवता सिफिसस का बेटा था।
जिसकी खूबसूरती पर दुनिया भर की लड़कियां मरती थी, लेकिन वो किसी को अपने लायक नहीं समझता था। एक दिन झील किनारे बैठे नार्सिस ने पानी में अपनी परछाई देखी। वो अपने ही रूप पर इस कदर मोहित हो गया कि अपनी परछाई को चूमने की कोशिश में झील में गिर गया और उसकी मौत हो गई। अपनी परछाई से प्यार कर बैठने वाले इसी नार्सिस के नाम पर आत्ममुग्धता वाले डिसऑर्डर का नाम नार्सिज्म पड़ा और इससे पीड़ित लोग नार्सिसिस्ट कहलाए। एक रिसर्च के मुताबिक दुनिया की 2% आबादी इसी नार्सिज्म नाम के मेंटल डिसऑर्डर से पीड़ित है। अमेरिकन अकादमी मेडिकल सेंटर के मुताबिक NPD यानी कि नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी डिसऑर्डर से दुनिया का हर 50वां शख्स पीड़ित है। अगर समय रहते इसका इलाज ना किया जाए तो इसमें टेंशन, डिप्रेशन, सुसाइड और दूसरों को नुकसान पहुंचाने जैसे गंभीर नतीजे भी देखे जा सकते हैं। इसके साथ ही नार्सिसिज्म एक ऐसा मेंटल डिसऑर्डर है जो खास तौर से करियर के मामले में फायदेमंद भी हो सकता है। हाल ही में इटली के कुछ रिसर्चर्स ने 241 बड़ी कंपनियों के CEO और उनके नीचे काम करने वाले कर्मचारियों पर एक स्टडी की। द लीडरशिप जर्नल में छपी स्टडी में पाया गया कि खुद को सुपीरियर समझने वाले आत्ममुग्ध किस्म के लोगों के बॉस बनने की संभावना 30% तक बढ़ जाती है। हालांकि इस रिसर्च में ये चिंता भी जताई गई कि नार्सिसिज्म के नुकसान इसके फायदों से कहीं अधिक है, क्योंकि NPD का शिकार व्यक्ति अकेला हो जाता है। उसे दुनिया में हर कोई कमतर नजर आता है। उसे लगता है कि कोई उसके लायक है ही नहीं, दफ्तर हो या फिर घर। नार्सिसिज्म का शिकार लोग अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाते। ऐसे में तलाक, गलत फैसले और लड़ाई झगड़े की आशंका बढ़ जाती है। मानसिक सेहत से जुड़े नार्सिसिज्म यानी कि आत्ममुग्धता को लेकर हमने कुछ लोगों से बात की और उनकी राय जानी। लगता है कि ये जो है कि बस मैं ही मैं हूं होता है लोगों में, और इस तरह के लोगों से आप डील कैसे करते हैं जबकि आसपास होते हैं? देखिए, मैं हूं वाली थिंकिंग ही गलत है। हम हैं, मेंटली सोच होना चाहिए हम है की, लेकिन हमेशा मैं अधिकतर समय राइट रहूंगा, ये रॉन्ग है। किसान आंदोलन चल रहा है, इसके पहले किसान आंदोलन हुआ तो प्रधानमंत्री जी ने ईगो पे तो नहीं लिया। ओके, उन्होंने सोच लिया होता नहीं मैं सही हूं और मैं झुकूंगा नहीं, लेकिन उन्होंने देश को पहले रखा और ईगो वो पीछे रखा। प्रधानमंत्री ने भी झुक के माना कि भाई ठीक है, तीनों कानून हम वापस ले रहे हैं, अगर किसानों को दिक्कत है तो वहाँ ईगो हट तो नहीं हुआ। देश चल रहा है ना, तो कभी कभी ईगो को पीछे छोड़ देना चाहिए अगर हमको तरक्की करना है तो। जिसके दिमाग में ये है कि मैं सर्वोपरि हूँ, वो अपने आप को तो फिर नीचा दिखाएगा। ऐसे लोग तरक्की बहुत करते हैं, ये रिसर्च कहती है। नहीं, तरक्की का एक अलग विजन है। मैं आपको बता दूं, तरक्की वो लोग करते हैं जो एक दिशा में बढ़ते जाते हैं। यदि आप ये सोचते हो कि मैं सही हूँ, वो तरक्की नहीं करता। जिस आदमी में ये क्वालिटी है कि मैं सही हूँ और जगह के हिसाब से वो अपने आप को सेट करता चला जाता है, तो उस बीमारी से पीड़ित नहीं है। उसको पता है कि मुझे यहाँ क्या व्यवहार करना है। सबसे बड़ी बात है आप कम्युनिकेट कैसे करते हैं अपनी बातों को। उनकी बातों को अग्री करते हुए आप कामली बोलिए, आई एम अग्री विथ यू, आई एम डिसअग्री विथ यू। आपको अपने ईगो पे उनके लेवल पे नहीं लाना है, उनको नार्सिसिस्ट आपको खुद नहीं बनना है। आपको अपनी अग्री या डिसअग्री उनके सामने रखना है एंड काम वे रखना है, ताकि वो समझ पाए इस बात को, ताकि वो रियलाइज कर पाए कि हाँ वो भी गलत हो सकते हैं। उसके लिए आपको अपना गुस्सा उनके ऊपर नहीं जाहिर करना या अपने आप को ऐसा फ्रस्ट्रेशन नहीं निकालना उनके ऊपर, क्योंकि आई फॉर आई मेक एवरीवन ब्लाइंड, राइट। लेकिन अगर वो बॉस है आपका, तब आप तो उनके साथ भी डिसअग्री कर सकते हैं। इवन अगर आपके बॉस है, आपको अग्री करना जरूरी नहीं है। आप कामली बोलिए, सर आई डिसअग्री विथ यू, ये मेरा पॉइंट है। बस सीधी सी बात है भाई। यदि आप में क्वालिटी है बॉस को सामने बोलने की, मैं तो उनको मूर्ख मानूंगा जो बॉस को बोल के नहीं कह सकता कि आप यहाँ गलत कर रहे हैं। कहने का तरीका सोफिस्टिक हो सकता है, लेकिन बॉस को यदि आप गलती रियलाइज नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब आप कंपनी के दुश्मन है, और बॉस के भी सबसे बड़े दुश्मन है। बॉस में ये थोड़ी है कि बॉस ऑलरेडी एकदम एक्यूरेट ही रहते हैं, नहीं, ऑलरेडी एक्यूरेट नहीं रहते ना। तो बॉस को आप यदि सामने से कह रहे हैं तो आप उनके अच्छे दोस्त हैं, और यदि बॉस में क्वालिटी आगे बढ़ने की तो वो आपको अच्छा दोस्त मानेगा। और यदि आपको ये लगता है कि नौकरी से चला जाएगा तो आप में कॉन्फिडेंस और नौकरी दूसरी का तैयार मिलेगी आपको। लेनोवो जल्द लॉन्च करेगी ट्रांसपेरेंट लैपटॉप। जी हाँ, टेक्नोलॉजी से जुड़ी ऐसी ही हर एक जरूरी खबर को जानने समझने के लिए आइए आपको लिए चले डिजिटल गली। ओपन AI ने नया AI टूल लॉन्च किया है जिसे सोरा नाम दिया गया है, जिसमें यूजर्स को इस टूल के जरिए सिर्फ टेक्स्ट के आधार पर ही वीडियो जनरेट करने की सुविधा मिलेगी। ओपन AI सोरा की खास बात है कि इसमें वीडियो जनरेट करने के लिए आपको फोटो या किसी भी तरह की क्लिप का यूज नहीं करना होगा। इसमें सिर्फ टेक्स्ट लिखकर इस प्लेटफॉर्म पर वीडियो बना सकते हैं। रिलायंस जल्दी अपना सस्ता फीचर फोन जियो भारत B2 लॉन्च करने जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस फोन को अक्टूबर 2023 में लॉन्च हुए जियो भारत B1 के मुकाबले कई अपग्रेड के साथ पेश किया जाएगा।
हालांकि इस फोन की लॉन्चिंग डेट और कीमत के बारे में कंपनी ने अभी कोई खुलासा नहीं किया है। हांगकांग की इलेक्ट्रॉनिक कंपनी लेनोवो जल्द ही अपना ट्रांसपेरेंट लैपटॉप लॉन्च करने की तैयारी में है। इस नए लैपटॉप को कई अपग्रेड भी मिलेंगे। हाल ही में इस लैपटॉप के डिजाइन की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें नजर आ रहा है कि कंपनी इस ट्रांसपेरेंट लैपटॉप को बेहद आकर्षक डिजाइन के साथ पेश करने की तैयारी में है। बोलीविया में लापाज के बाद दुनिया की दूसरी सबसे लंबी रोपवे पहाड़ों की रानी शिमला में बनने जा रही है। शिमला में करीब 14 किलोमीटर लंबे रोपवे का निर्माण कार्य अगले साल सितंबर-अक्टूबर के महीने में शुरू होने की उम्मीद है। इस रोपवे में 13 बोर्डिंग और एक टर्निंग स्टेशन होगा। आसान भाषा में इसे मेट्रो ऑन द रोप भी कहा जा सकता है, जिसमें राजधानी शिमला के आम लोग अपने गंतव्य तक पहुंच पाएंगे। पहाड़ों की रानी शिमला अपनी सुंदरता को लेकर दुनिया भर में मशहूर है। जिस समय शिमला शहर का निर्माण हुआ था, उस समय किसी ने भी सोचा नहीं था कि आज शहर का हाल बेहाल उसकी ट्रैफिक व्यवस्था की वजह से हो जाएगा। शहर की जनसंख्या तो बढ़ी ही है, टूरिस्ट के बढ़ने से शहर की हालत और खराब हो जाती है। ऐसे में एक ऐसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जरूरत महसूस की जा रही थी जो जगह भी कम ले और लोगों की मुश्किलें भी दूर कर सके और जेब पर भी खर्च ज्यादा न आए। इसलिए शिमला की ट्रैफिक व्यवस्था को सही रखने के लिए सरकार ने एक प्लान तैयार किया है और वो है रोपवे का, जो करीब 14 किलोमीटर का होगा। ये प्रोजेक्ट जो अर्बन जो डीकंजेशन है शिमला की, उसके लिए बहुत सुचारू रूप से कार्य करेगा, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें रोड से बेसिकली उठा करके आप नॉट ओनली टूरिस्ट, जो लोकल एम्प्लॉयज हैं जो डेली सुबह अपने ऑफिस जाएंगे, स्कूल वाले स्कूल के बच्चे जाएंगे, उनके लिए भी ये काफी सहूलियत प्रदान करेगा। और इसका जो किराया है लगभग जो कन्वेंशनल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है जैसे बसेस है उससे कंपेरेबल होगा। इस परियोजना में शिमला की खूबसूरती भी बनी रहेगी और रोपवे का सफर पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ किफायती और सुरक्षित भी होगा। खास तौर पर जो आम लोग हैं और जो टूरिस्ट है, ट्रैफिक कंजेशन की वजह से परेशान होते हैं, जिन्हें दो चार होना पड़ता है, उन्हें जरूर बड़ी राहत मिलेगी। उसके साथ साथ प्रकृति की सौंदर्यता भी कहीं ना कहीं वो निहार सकेंगे और सीधे तौर पर जो ट्रैफिक कंजेशन है उसको कम करने में इस प्रोजेक्ट के जरिए है वो मदद मिलेगी। इस रोपवे परियोजना की लागत करीब 1600 करोड़ रुपए होगी। इसके निर्माण की शुरुआत सितंबर 2024 में होने की उम्मीद है और इसके 2029 में पूरा होने का अनुमान है। इस परियोजना में 3 लाइनें होंगी, मोनाल, देवदार और सेब। रोपवे के हर केबिन में 10 व्यक्तियों के बैठने की क्षमता होगी। प्रति घंटे इसमें 3000 लोग सफर कर सकेंगे। यह परियोजना 76 किलोमीटर के सड़क नेटवर्क को कवर करेगी, जबकि पूरे प्रोजेक्ट में करीब 9 हेक्टेयर जमीन ही इस्तेमाल होगी। इस प्रोजेक्ट में स्टेशन के पास पार्किंग की सुविधा भी मिलेगी। शिमला को इस परियोजना की जरूरत इसलिए भी है क्योंकि इससे एक तो शिमला की आबो हवा बरकरार रहेगी और ये आने वाले 40 साल तक ट्रैफिक की व्यवस्था सुचारू रख सकेगी। ये टोटल प्रोजेक्ट जो होगा ये हमारा अप्रोक्सीमेटली 1555 करोड़, आप 1600 करोड़ का रखें, 1600 करोड़ का प्रोजेक्ट होगा और ये नेक्स्ट 40 इयर्स, अगले 40 साल के लिए ट्रैफिक का लोड लेने के लिए सक्षम है। इस रोपवे की शुरुआत तारा देवी स्टेशन से होगी। इसमें 13 बोर्डिंग डिबोर्डिंग स्टेशन होंगे, जबकि एक स्टेशन टर्निंग स्टेशन होगा। जुडिशियल कॉम्प्लेक्स, 2D कंडी पार्किंग, न्यू ISBT, रेलवे स्टेशन, ओल्ड ISBT, लिफ्ट पॉइंट, सचिवालय, नौबहार, संजौली, IGMHSC, आइस स्केटिंग रिंग, होटल सिसिल और विक्ट्री टनल पर टर्निंग स्टेशन होगा। फिलहाल इस परियोजना का ड्रोन के जरिए सर्वेक्षण, जियो टेक्निकल सर्वे हो चुका है और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से जमीन अधिग्रहण का क्लियरेंस अगले 3 से 4 महीने में पूरा हो जाएगा। ललित शर्मा, शिमला, गुड न्यूज टुडे। इसी के साथ न्यूज पथ में मेरी यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया के तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।